हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज के बारे में। हम लोग पढ़ रहे हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम की यूनिट सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें ये चीज़ ऑलरेडी पता है कि किसी भी पर्सन की फ़र्स्ट लैंग्वेज वो होती है जो कि वो अनऑफिशियली यानी किसी संस्थान के बिना, किसी संस्थान का पार्ट हुए बिना नेचुरली अपने इन्वायरमेंट से सीखता है, और वो पहली भाषा होती है जो कि वो अपने जीवन में सीखता है। तो फर्स्ट लैंग्वेज जो है हमारी मदर टंग होती है, जो कि हम स्कूल में जाके या किसी इंस्टीट्यूट में जाके किसी ऑफिशियल तरीके से नहीं सीखते हैं, बल्कि अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में रहते हुए वहाँ से हम नेचुरली सीख जाते हैं। तो फर्स्ट लैंग्वेज हमेशा हमारी मदर टंग होती है। अब जो हमारी मदर टंग है वो कोई भी हो सकती है। हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए वो हिंदी हो सकती है, और जो और भाषी क्षेत्र हैं जैसे कि जो बंगाली बोलते हैं वो बंगाली होगी उनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज, जो मराठी बोलते हैं उनके लिए मराठी होगी फ़र्स्ट लैंग्वेज। तो फर्स्ट लैंग्वेज हमेशा हमारी मदर टंग होती है। जिस रीजन से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पर जो नॉर्मल बातचीत के लिए भाषा इस्तेमाल की जाती है वो हमारी मदर टंग होती है, तो वो ही हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज यानी प्रथम भाषा होती है। तो फर्स्ट लैंग्वेज या जो मदर टंग है वो बच्चा अपनी फैमिली में सीखता है, और फिर उसे फैमिली के साथ 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 में कम्युनिटी में इंटरेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करता है। ये जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है ये बच्चा स्कूल जाने से पहले ही सीख जाता है। ये जो फर्स्ट लैंग्वेज है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है सीखना, क्योंकि इसमें बच्चा सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है या कोई पर्सन सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। आपने देखा होगा कि हो सकता है आपको दो या दो से ज़्यादा भाषाएं आती हों जिसमें एक आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज होती है। जैसे कि हमारी जो नॉर्थ इंडियंस हैं उनकी ज़्यादातर जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, हिंदी होती है। तो हमारी जो मदर टंग है वो हिंदी है। भले ही हम कितनी भी लैंग्वेजेस सीख लें, इंग्लिश में कितने भी फ्लुएंट हो जाएं या कोई और भाषा भी अगर हम सीख लें, पर जितना ज़्यादा अच्छे से हम अपने आप को एक्सप्रेस हिंदी में कर सकते हैं वैसे हम दूसरी भाषा में नहीं कर पाते हैं, भले ही हम उस भाषा में कितने भी अच्छे हों। जो हमारा भाव है या जो हमारी ईजीनेस है वो हमारे मदर टंग के साथ जुड़ी हुई है। तो इसलिए मदर टंग जो है या फर्स्ट लैंग्वेज जो है उसमें इंसान अपने आप को सहज महसूस करता है अपने आप को एक्सप्रेस करने में। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ़र्स्ट लैंग्वेज से अगर कोई चीज़ सिखाई जाए, यानी हमें अगर अपनी मातृभाषा में कोई चीज़ सिखाई जाती है तो हम उसे ज़्यादा जल्दी से सीखते हैं, नेचुरल वे में सीखते हैं, क्योंकि हम उसको यूज़ करने में कंफर्टेबल होते हैं। यही रीज़न है कि अब नया जो एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें ये कहा गया है कि शुरू के जो कुछ साल होंगे स्कूल्स के, वहाँ पर आपको क्या करना है कि मदर टंग यानी मदर लैंग्वेज में ही सिखाना है, आपको मातृभाषा में ही बच्चों को चीज़ें सिखानी है। तो मातृभाषा पे और ज़्यादा स्ट्रेस और ज़्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि जो प्री प्राइमरी या प्राइमरी स्टेजेस होती हैं बच्चे की स्कूल में, वहाँ पर बच्चे को सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हुए, उसको कंफर्टेबल रखते हुए ईजी तरीके से चीज़ें सिखानी होती हैं। उसका हर चीज़ का फाउंडेशन वहाँ पे बन रहा होता है। तो फाउंडेशन किसी भी चीज़ का तब बन सकता है जब उसको कंफर्टेबल और इजी वे में सिखाया जा सके, और इजी वे में सिखाने के लिए उसकी मातृभाषा में उसको सिखाया जाना चाहिए। अब हम बच्चे को स्कूल में जाते ही, जो कि हमेशा से हिंदी सुनता आया है अपने घर में, अगर हम उसको स्कूल में एंटर करते ही इंग्लिश में पढ़ाना शुरू कर दें तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स होते हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और वो बच्चों को भी इंग्लिश में पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो वो कुछ भी नहीं सीख पाते हैं। तो इसीलिए अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जो छोटे बच्चे हैं, जो प्री प्राइमरी वाले हैं या प्राइमरी वाले हैं, उनसे हम उनकी मातृभाषा में ही इंटरेक्ट करें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है, और इसी वजह से एजुकेशन सिस्टम में भी हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, और पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोस्पेक्टिव में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे फर्स्ट लैंग्वेज का। और यहाँ पर आज के समय में एजुकेशनिस्ट या फिर लिंग्विस्टिक्स जितने भी हैं वो इसी बात पे स्ट्रेस देते हैं कि मदर टंग को एक बेस ज़रूर बनाना चाहिए एजुकेशनल कोर्सेज में, ताकि कंसेप्ट्स को और प्रॉपर मैनर में पढ़ा जा सके, समझा जा सके, ग्रहण किया जा सके। तो इसलिए एजुकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी फर्स्ट लैंग्वेज। नेक्स्ट आता है सेकेंड लैंग्वेज। अब सेकेंड लैंग्वेज कौन सी भाषा होती है जो हमारी मदर टंग के बाद हम सीखते हैं, जो कि हमें एक प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग सीखनी पड़ती है, जो हम किसी इंस्टीट्यूट का पार्ट होके सीख पाते हैं, जो कि हमें अपनी फर्स्ट लैंग्वेज से एडिशनल सीखनी होती है। अब सेकंड लैंग्वेज किसी के लिए कोई भी हो सकती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो सेकंड लैंग्वेज है वो ज़्यादातर इंग्लिश है। यहाँ पे हर एक पर्सन अपनी मातृभाषा जानता है और उसके अलावा वो फिर इंग्लिश जानता है। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए सेकंड लैंग्वेज कोई दूसरी भी हो सकती है, जैसे कि अगर कोई बंगाली पर्सन है और वो आके नॉर्थ इंडिया में रहना शुरू कर देता है तो बंगाली उसके लिए क्या है,
फर्स्ट लैंग्वेज है और हिंदी उसके लिए क्या हो जाएगी, सेकेंड लैंग्वेज हो जाएगी। हो सकता है वो इंग्लिश यूज़ ना करता हो, हिंदी यूज़ करता हो सेकेंड लैंग्वेज की तरह, तो सेकेंड लैंग्वेज उसकी हिंदी भी हो सकती है। अब इस हिंदी को वो नेचुरली एक्वायर नहीं कर पाया होगा, उसने हिंदी को सीखने के लिए एफर्ट्स किए होंगे, उसने हिंदी के रूल्स को समझा होगा, आसपास वाले लोगों से इंटरेक्ट किया होगा, भाषा का प्रयोग किया होगा बार बार, और उसके बाद वो उस लैंग्वेज को सीखा होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सेकंड लैंग्वेज के साथ आती हैं। जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो हम ऐसे ही एक्वायर कर लेते हैं अपने नेचुरल इन्वायरमेंट की वजह से, क्योंकि हमारे आसपास भी लोग उसी भाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं, तो फर्स्ट लैंग्वेज हम आसानी से सीख जाते हैं। उसके लिए हमें किसी रूल्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी इंस्टीट्यूट का पार्ट होने की ज़रूरत नहीं है, किसी स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम आराम से वो चीज़ सीख जाते हैं। पर सेकेंड लैंग्वेज में क्या होता है, हमें रूल्स पढ़ने होते हैं, ग्रामर पढ़नी होती है, उसको बार बार प्रैक्टिस करना होता है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, तब जाके हम सेकेंड लैंग्वेज को सीख पाते हैं। तो वही चीज़ है किसी भी सेकेंड लैंग्वेज के साथ, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो। अब इंडिया में मोस्ट कॉमनली इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज होती है। जैसे कि हमें ये चीज़ पता है ऑलरेडी कि जो इंडिया है वो कल्चरली बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। यहाँ पे 100 किलोमीटर्स बाद भाषा बदल जाती है, कल्चर बदल जाता है। तो हमारे यहाँ बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, स्टेट लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी भाषाएं। तो एक भाषा ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जो कि पूरे देश को कनेक्ट करे, चाहे फिर वो इंग्लिश हो या कोई और भाषा हो। जब तक कि इंडिया की किसी भाषा को हम एक ऐसी कनेक्टिंग लैंग्वेज ना बना दें, तब तक इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि पूरी कंट्री को जोड़ती है। जैसे कि अगर हम नॉर्थ इंडियन साउथ इंडिया में जाते हैं तो हम उनकी भाषा नहीं जानते हैं, वो हमारी भाषा नहीं जानते हैं, तो एक थोड़ा बहुत जो मीडियम रह जाता है वो इंग्लिश रह जाती है, कि एटलीस्ट वहाँ पे जो थोड़े एजुकेटेड लोग हैं जिनको इंग्लिश पता है, हम उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर हमें इंग्लिश आती है तो इसलिए बहुत ज़रूरी है सेकेंड लैंग्वेज भी होना, ताकि लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सकें, डिफरेंट रीजन्स के जो लोग हैं वो कनेक्ट हो सकें। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। और देखा होगा आपने कि जितने भी प्रोडक्ट्स इंडिया में बनते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं, वहाँ पर हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी वहाँ पर मेंशन होती है। या फिर अगर साउथ इंडिया में जाएंगे तो कोई जैसे कि वहाँ के प्रोडक्ट्स हैं जो कि रीजनल हैं ज़्यादा, और या फिर उस रीजन में ज़्यादा बिकते हैं, तो वहाँ पर उनकी भाषा में वो चीज़ लिखी हुई होगी, तमिल या तेलुगु में, और साथ साथ में इंग्लिश में भी लिखे होंगे इंस्ट्रक्शंस या जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ऐसा इसीलिए कि जो तमिल भाषी लोग नहीं हैं वो लोग इंग्लिश को पढ़ के उसको समझ सकें, तो इसलिए सेकेंड लैंग्वेज का होना भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये बात हो जाती है हमारे सेकेंड लैंग्वेज की। तो इस तरीके से आज हमने समझा फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज के बारे में। फर्दर लेक्चर्स में हम मल्टीलिंगुअलिज्म और भी बातों के बारे में समझेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।